तक रोजगार नहीं मिला है। और जब भी हमारे बेरोजगार भाई बहन, नौजवान भाई बहन अपनी रोजगार की मांग लेके इस सरकार के पास जाते हैं तो ये बदले में सिर्फ लाठी और डंडे ही देती है। साथियों, आरक्षण के नाम पे भी ये सरकार सिर्फ धोखा देने का काम कर रही है। चाहे रेलवेज हो या और कोई भी सरकारी यूनिट्स हो, सब एक एक करके ये प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेचे दे रही है। और ये हर कोई जानता है कि प्राइवेट कंपनीज में कोई आरक्षण नहीं होता है, तो ना है कोई सरकारी नौकरी बचेगी और किस बात का रोजगार और अच्छा फ्यूचर। साथियों, वहीं उसी जगह आदरणीय बहन जी ने अपने कार्यकाल के वक्त 23,50,000 नौकरियां दी थी। उन्होंने सीएम बनते ही सबसे पहले सामान्य वर्ग की भर्तियों पर लगी रोक को हटाने का काम किया था। उनके शासनकाल के वक्त लगभग 1 लाख सफाई कर्मचारियों को भर्तियां दी गई थी और पूरा मान सम्मान हमारे अध्यापकों टीचरों को देते हुए लगभग 2 लाख टीचरों को नौकरियों पे रखा गया था आदरणीय बहन जी द्वारा। साथियों, युवाओं के अच्छे भविष्य के लिए, सुरक्षित भविष्य के लिए उन्होंने अनेकों स्कूल, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज, आईटी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और अनेकों यूनिवर्सिटीज की स्थापना करवाई थी, जिससे हमारे युवा भाई बहन अच्छे से पढ़ लिख के अपना अच्छा सुरक्षित भविष्य रख पाएं। साथियों, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया। वहीं आदरणीय बहन जी ने अपने कार्यकाल के वक्त जितना डेवलपमेंट तब हुआ था उसके मुकाबले 20% डेवलपमेंट भी नहीं अभी हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे जो आगरा को दिल्ली से जोड़ता है, वो जो पहले 5 घंटे की दूरी थी वो महज 2 घंटे की दूरी में पूरा करने का काम आदरणीय बहन जी के शासनकाल के वक्त हुआ। और युवाओं की खासतौर से खेलकूद में रुचि को देखते हुए अनेकों स्टेडियम बनाए गए, काफी योजनाएं लाई गई और एक तो एशिया का 8वां और हिंदुस्तान का एक लौता F1 रेसिंग ट्रैक आगरा में, नोएडा में बनाया गया था बहन जी के शासनकाल के वक्त, जिसने पूरे प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करा था। साथियों, ये लोग सिर्फ झूठा और दिखावे का काम करते हैं। और कैसे? हर रोज आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में, पोस्टरों में या टीवी चैनल्स के जरिए ये लोग सिर्फ अपनी तस्वीरें और झूठे प्रचार प्रसार फैलाने का काम करते हैं और तस्वीरें छपवाने का, जिसके लिए कम से कम ये लोग, मैं नहीं कह रहा हूं, आप आरटीआई में निकलवा के देख लीजिए, 300 करोड़ रुपए प्रति महीना ये लोग खर्च करते हैं सिर्फ अपनी तस्वीरें और झूठे प्रचार छापने के। और 300 करोड़ एक महीना में है तो एक साल में 3600 करोड़ और 5 साल में आप सोच लीजिए 18,000 करोड़ ये लोग खर्च कर चुके हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी तस्वीरें और झूठे प्रसार छापने में। अगर यही पैसा इनको हमारे युवाओं के लिए इतनी चिंता होती तो यही 18,000 करोड़ इन्होंने हमारे युवा भाई बहनों को नौकरियां देने में, उनको रोजगार देने में खर्च कर दिया होता तो शायद आज ये नौबत ना आती और ना खाली इनको दिखावे के लिए अपनी तस्वीरें हर रोज छापनी पड़ती हैं, उसके लिए इतना खर्चा करना पड़ता। साथियों, अब वक्त आ गया है इनके असली चेहरे को पहचानने का और जगने का, और सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया एक इतना बड़ा हथियार है जो आप अपने हाथ में लेके घूमते हैं। साथियों, आजकल बड़े से बड़ा शहर हो, छोटे से छोटा गांव हो, हर किसी के पास सोशल मीडिया का जरिया है। मोबाइल फोन है, चाहे उसका इंस्टाग्राम में अकाउंट हो, फेसबुक में हो, इंस्टाग्राम में हो, ट्विटर में हो या व्हाट्सएप, तो हर किसी के फोन में है, जिसका सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल करके तो ये सरकार अपने झूठे प्रचार और फर्जी के एडवर्टाइजमेंट फॉरवर्ड कर करके अपनी झूठी वाहवाही फैलाने का काम करती है। वहीं आप लोग के पास वो ताकत है
कि आप लोग इसी का माध्यम से, इसी का इस्तेमाल करके इस सरकार के इन झूठे प्रचारों का खुल के विरोध कर सकते हैं। सरकार किसी की भी आवाज दबा सकती है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ये आप सबकी आवाज कहीं नहीं रोक पाएगी, ना दबा पाएगी। और इसी से मैं कहना चाहूंगा, अगर सत्ता के नशे में ये लोग आपको कहीं भी या आपकी आवाज दबाने की या रोकने की कोशिश करते हैं, तो आपको इनसे डरने और दबने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर आपको डराने की, दबाने की कोशिश करे, तो आपको बस उसको इतना बता देना है कि आदरणीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनके आने जा रही हैं। वो खुद ब खुद कहीं डर के छुप के अपने घर में या कहीं बिल में घुस के बैठ जाएगा। साथियों, मेरे पास बातें बहुत हैं, लेकिन आप लोग काफी देर से यहाँ पे बैठे हैं हमारे आदरणीय पिताजी के विचार सुनने के लिए। तो मैं ये वादा करता हूँ, मैं आपके पास फिर से आऊंगा, दोबारा आऊंगा, तिबारा आऊंगा, जितनी बार जरूरत पड़ेगी। खास तौर से अपने युवा साथी भाई बहनों की मदद के लिए, उनसे कंधा से कंधा मिला के उनकी दिक्कतों का सामना करने के लिए मैं हूँ यहाँ पे, और मैं आता रहूंगा। लेकिन मैं बस ये बताना चाहूंगा, जो जो बातें आज आप लोग, मेरे आदरणीय पिताजी के विचार आप लोग सुने, उनको समझकर यहीं छोड़ के नहीं जाना है, उनको अपने साथ लेके जाइए और घर घर जाके ये उनके विचार पहुंचाने का कार्य करिए, और घर घर जाके बता दीजिए कि आदरणीय बहन जी दोबारा आ रही हैं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बस आप सबसे आज्ञा लेना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा क्योंकि आपका हौसला और आपका जोश देख के हम सबको ताकत मिलती है, और हम सबको आपके लिए कुछ करने की और चाह बढ़ती है और हौसला बढ़ता है। लेकिन इतना बता दूं, सुरक्षित, खास तौर से युवाओं को सुरक्षित, बेहतर और रोजगार ये चाहिए। तो इसी चीज के लिए आदरणीय पिताजी हमारे और मैं, हम लोग लगे हुए हैं जगह जगह जा जा के। पूरे प्रदेश में अब तक 36,000 किलोमीटर हम लोग चल चके हैं लोगों की दिक्कतें समझने में, और एक ही उसका खाली उपाय है कि इन दिक्कतों का, कि जब आदरणीय बहन जी इस प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बन के आएंगी, तभी सब युवाओं की और सब बेरोजगार लोगों की और खास तौर से इस प्रदेश की महिलाओं की दिक्कतों का समाधान होएगा। तो हम सबको आज कसम खा लेनी है कि अब हम चुप नहीं बैठने वाले हैं जब तक आदरणीय बहन जी को 5वीं बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री ना बना दे। साथियों, अगर आप सब, खासतौर से युवा साथी लोग, आप सब अगर मेरे साथ हैं, तो एक बार हाथ उठा के कस के बोलिए कि आदरणीय बहन जी आ रही हैं। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। साथियों, हम लोगों के बीच में माननीय श्री नकुल दुबे जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, 8 विभाग के थे, और नौजवान साथियों के हम लोगों के अगुआ हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि नौजवान साथियों को अपने वाणी से पूरी बात समझाएं। और साथियों, हम लोग एक बार जोरदार नारा लगाते हैं, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद, माननीय नकुल दुबे जी। सर्वप्रथम भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज मिर्जापुर मंडल की इस विशाल बैठक में आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, सम्मानित सांसद, राज्यसभा हम सबके मार्गदर्शक
हम सबके प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, मेरे भाई जो कि इस पूरे मंडल में बहुजन समाज पार्टी की अलग को जगाने का काम कर रहे हैं, अशोक गौतम जी, गंगाधर दुबे जी, सोनभद्र से आए हुए मेरे भाई अशोक चौबे जी, राजेश पांडे जी, मनीष त्रिपाठी जी, और यहाँ पर बहुत सारे हमारे साथी बैठे हुए हैं, बैजनाथ जी भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे हमारे सम्मानित भारती, कमला शंकर भारती जी भी है। बहुत लोगों के साथ मुझे बहुजन समाज पार्टी में एक कार्य करने का मुझे मौका मिला। मैं यहाँ पर आए हुए अपने सम्मानित बड़े बुजुर्गों, अपनी माताओं बहनों और अपने नौजवान साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मां विंध्यवासिनी की इस धरती पर बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और बहुत ही क्रांतिकारी दिन भी है। आज बहुत सारे साथी, मुझे एक लंबी सूची दी गई है जो कि बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का काम कर रहे हैं, जिसमें कि श्री राम निहोर राकेश जी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके सुपुत्र श्री अखिलेश राकेश जी अपने साथ काफी साथियों को लेकर के आए हैं, आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देवेंद्र पाठक जी, शेरधर सरोज जी, राजकुमार यादव जी, विजय सिंह जी, प्रमोद कुमार शर्मा जी, गौरव जी, अजय गौतम जी, सुभाष पासी जी, विपतराम पासी जी, धनंजय पासी जी, पवन कुमार पासी जी, राजेश कुमार यादव जी, राहुल पासी जी, विनोद पासी जी, रामकुमार पासी जी, मोहन पासी जी, प्रमोद पासी जी, राकेश पासी जी और इनके साथ बहुत सारे सम्मानित साथी बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि पूर्व सांसद 3 बार रह चुके राम निहोर राकेश जी के सुपुत्र अखिलेश राकेश जी को बुकी दे करके उनका सम्मान करें। अर्चना सरोज इनकी बहन हम लोगों की पार्टी से भदोही की विधायक भी रह चुकी हैं और ये भी चुनाव लड़ चुके साथी। जय भीम। साथ ही पूर्व उपाध्यक्ष जिला सहकारी संघ एवं पूर्व सचिव अधिवक्ता संघ भाई जनार्दन प्रसाद मिश्र जी भी एडवोकेट है, ये भी आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। सूरज सिंह जी, मनोज दुबे जी, राहुल दुबे जी, अभय मिश्रा जी, आप सबका बहुजन समाज पार्टी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। एक दो सवाल मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। शायद मेरा उतना ज्ञान न हो पाए, लेकिन मैं आप जितने लोग यहां पर खड़े बैठे हैं, मैं सबके मुंह से जवाब चाहता हूं और सब लोग जहां जहां पर हैं जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे हाँ में दीजिएगा चाहे नहीं में दीजिएगा। मैं आप सबसे एक बात जानना चाहता हूं, आप सब लोग बताइएगा, क्या 2017 से लेकर के 2022 के बीच में इस प्रदेश का एक एक किसान परेशान है कि नहीं परेशान है? सब लोग बताइएगा, परेशान है कि नहीं परेशान है? मजदूर आज का परेशान है कि नहीं परेशान है? हमारी माताएं बहनें परेशान है कि नहीं परेशान है? हमारा जो बेरोजगार नौजवान है वो परेशान है कि नहीं परेशान है? तो किस बात के लिए हमने बीजेपी की सरकार बनाई थी? परेशान होने के लिए, दुखी रहने के लिए। दोस्तों, मैं आप सबसे उनसे कहना चाहता हूं, ऐसा कभी कभी लगता होगा यार हम लोग गुलाम होते जा रहे हैं। किसके गुलाम होते जा रहे हैं? भगवान जी ने हमको गुलाम नहीं बनाया, हमारे देवी देवताओं ने हमको गुलाम नहीं बनाया, लेकिन एक तंत्र जो हमारे पीछे पड़ गया है, हमारी जेब को खोखला करने का काम कर रहा है, हमको गरीबी की राह पर ले जाने का काम कर रहा है, वो हमको गुलाम के रूप में देखना चाहता है। वो जब चाहे तब डमरू बजाना चालू कर दे, जब चाहे वो डमरू को रोक दे और आप उस डमरू की धमक पर नाचने का काम करें। उत्तर प्रदेश में चुनाव आया है, आपने अभी 1-1.5 साल पहले का तमाशा देखा था कि नहीं देखा? सब लोग अपने अपने हृदय पे हाथ रख करके बहुत आनंद से सुनिएगा। आपने 1-1.5 साल पहले इस प्रदेश में तमाशा देखा कि नहीं देखा? लाशें जलती हुई देखी ही नहीं देखी आपने? चिताओं को कुत्तों से नोचते हुए देखा कि नहीं देखा आपने? इस बड़े बड़े जो रोड बन रहे हैं, इस रोड पर हजारों की तादाद में लोगों को पैदल चलते हुए देखा कि नहीं देखा आपने? जब हमने आपने देखा है, हमारे हृदय में खून की नदियां बह रही थी, हम लोग आंखों से हम लोग क्रोधित हो रहे थे कि वह समय आने दो, 2022 आने दो, योगी आदित्यनाथ जी, हम तुमको उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर पहुंचाने देंगे, भारतीय जनता पार्टी को दोबारा इस प्रदेश में नहीं आने देंगे। आज क्या हो गया है? आज जगह जगह तमाशा हो रहा है। कभी आज यहां भी आपके 5 किलोमीटर पर लोकार्पण,
अभी माननीय राष्ट्रीय महासचिव साहब कह रहे थे कि ये बताओ, ये सड़क तो बहुत दिन से बनी हुई है, ये लोकार्पण, हमने कहा साहब ये चुनाव का डमरू बज रहा है, पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में डमरू बजाया जा रहा है। कभी आपके मिर्जापुर में बजता है, कभी बनारस में बजता है, कभी प्रयागराज में बजता है, कभी झांसी में बजता है। पूरे के पूरे प्रदेश में एक बार तमाशा फिर से दिखाने का काम किया जा रहा है। एक नेताजी आते थे 2017 में, याद करिएगा, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, याद है नहीं याद है? और उसके बाद वो डमरू बजा करके आप लोगों को लूट करके भाग गए। पूरे 5 साल दिखाई नहीं पड़े, अब दोबारा फिर से दिखाई पड़ गए हैं, अब फिर से प्रकट हो गए हैं। किस बात के लिए? कि भाई हमने गुंडा राज खत्म कर दिया। राज्य केंद्रीय मंत्री जिसके बेटे